Am I audible? Thank you. So I think we should start. It's already around 8 minutes. तो हम स्टार्ट। हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया था डाइजेस्टिव सिस्टम का। और जैसा मुझे पता चला है कि इधर हमारे सेक्टर 16 वाले इंस्टीट्यूट में ही 2-3 बार से डाइजेस्टिव सिस्टम ही चल रहा है। तो शायद डाइजेस्टिव सिस्टम सब्जेक्ट को देख देख कर सब ऊब गए हैं। बट हर जगह ये क्यों चल रहा है, इसके पीछे रीजन है। ये हमारा एकेडमिकली भी और प्रैक्टिकली भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम से ही सारा कुछ शुरू होता है, सभी बीमारियां। सो इसीलिए हर क्लास में ज्यादा इस पे जोर दिया जाता है। और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में तो ये कंप्लीटली आता ही है, इवन फाइनल ईयर वालों के लिए भी जरूरी है। सो हमारे तो मैक्सिमम टॉपिक्स हो गए थे। कुछ टॉपिक्स जो मैंने मेंशन ग्रुप में किए थे वो रहते हैं, वही हम शुरू करेंगे। सो वी स्टार्ट विद इट। फर्स्ट टॉपिक था हमारा जो रिमेनिंग में रह गया, विच इज गैस्ट्रिक जूस। नाउ हमारा जो स्टमक है उस पे एक झिल्ली होती है पतली सी, जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन इज झिल्ली, म्यूकस इज समथिंग विच इज, अब क्या कहेंगे, लिक्विड टाइप। तो उसकी एक म्यूकस जो मेम्ब्रेन स्टमक की है, उसमें कुछ ग्लैंड्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली एक लिक्विड सिक्रीट करते रहते हैं। दैट लिक्विड इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। सो वी कैन से द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक contains glands which secrete gastric juice continuously. Now, अब ये सिक्रेशन क्यों होती है? What is the mechanism behind it? इसके पीछे के मैकेनिज्म को रिफ्लेक्स मैकेनिज्म कहते हैं, which is done through a nerve called vagus. वेगस नर्व के रिफ्लेक्स मैकेनिज्म से होता है, जिससे कि एक हार्मोन है गेस्ट्राइन, GASTRINE। गेस्ट्राइन नाम का हार्मोन रिलीज होता है by the action of foodstuffs on this gastric mucous membrane। जैसे ही आपने कुछ खाया और वो आपका स्टमक तक जाता है, तो स्टमक की दीवार से जैसे ही वो टकराएगा तो इमीडिएटली ये जूस निकलेगा। तो उसके टकराने से, उसके फूड के एक्शन से, और दूसरा क्या है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। कई बार हम कहते हैं ना कि हम जा रहे थे तो पास में समोसे बन रहे थे, मुंह में पानी आ गया। सो वो जो मुंह में पानी आ रहा है ना, वो गेस्ट्राइन नाम का हार्मोन ला रहा है, और आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसे साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर रहा है। दो चीजें हो गई। प्रैक्टिकली तो जब आप खाओगे तो होगा ही होगा, क्योंकि वो उसकी दीवारों से टकराएगा और वो सिक्रीट होगा। एंड साइकोलॉजिकली जस्ट द साइट ऑफ इट, जलेबियां बनाई जा रही हैं, समोसे बनाए जा रहे हैं, वट एवर, मतलब फूड स्टफ्स। तो ये दो चीजों का जो जॉइंट एक्शन है, प्रैक्टिकल एक्शन ऑफ द फूड स्टफ्स ऑन द वॉल एंड साइकोलॉजिकल एक्शन जो उसकी सुगंध से या उसके साइड से आपको होता है, टेस्ट या स्मेल से। तो ये दोनों चीजों से ये सिक्रेट होता है। अब इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इसके, ये साथ साथ हम छोटे वन लाइनर्स भी करते रहते हैं, बिकॉज वी स्टिल होप कि ऑनलाइन भी हो सकता है। तो ऑनलाइन वाले क्वेश्चंस भी हमारे साथ इसमें कवर हो जाएंगे जब हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके चलते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं गैस्ट्रिक जूस के? गैस्ट्रिक जूस में 4 चीजें होती हैं। नंबर 1 पेप्सिन, नंबर 2 रेनिन, नंबर 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड नंबर 4 इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इसके बारे में जरा जरा सा हम देखेंगे। पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि, जो वही अभी हमने देखा कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ग्लैंड्स हैं उससे सिक्रीट होता है। ये सारे तो उसी से ही निकलेंगे, सो बार बार कहने की जरूरत नहीं है। ये पेप्सिन नाम का एंजाइम जो निकलता है, ये इन द कंपनी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे मिलकर जो भी प्रोटीन कंटेंट होता है हमारे फूड में जो पेट तक आया, उसको पेप्टोन में चेंज करता है। सो इट क्या काम है पेप्सिन का? पेप्सिन का काम है
प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज कर, विच इज द इनिशियल स्टेप ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। आल्सो मेटाबॉलिज्म आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं जा रहा हूं। लेकिन जो इनिशियल स्टेप होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, वो ये है कि प्रोटीन कंटेंट्स को पेप्टोन में कन्वर्ट कर। तो ये काम पेप्सिन नाम का एंजाइम, जो गैस्ट्रिक जूस का ही एक इंग्रेडिएंट है, वो करता है। नाउ सेकंड क्या है? रेनिन। रेनिन अगेन फिर एंजाइम है। ये वो एंजाइम है जो मिल्क को कर्डल करता है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि द एंजाइम विच कर्डल्स मिल्क इज रेनिन। सो इसलिए ये वन लाइनर भी साथ में हमने देख लिया। इसका काम क्या है? इसका काम है द कन्वर्शन ऑफ कैसिनोजेन, which is the soluble protein of milk into insoluble casein। कैसिनोजेन नाम का मिल्क में एक प्रोटीन होता है जो सोल्यूबल है, उसे कन्वर्ट करता है कैसीन में, जो कि इनसोल्यूबल है। तो इसका काम सिर्फ वो मिल्क के कैसीन नाम के प्रोटीन पर काम करना है। जैसे पेप्सिन का काम हमने देखा था प्रोटीन पर, उसको कन्वर्ट करके पेप्टोन करना। इसका काम है मिल्क के अंदर जो इनसोल्यूबल प्रोटीन है कैसीन, उसे सोल्यूबल करना। तो तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ये हम सबने सुना भी है। अब इसका काम क्या है? जो सलाइवा है, हमने पहले पिछले पार्ट में देखा भी था कि जैसे ही हमने खाना खाया, तो हमारे माउथ में जो सलाइवा है, जिसमें टाइलिन नाम का हमने तब पढ़ा था, वो सलाइवा जो है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम, क्योंकि वो मुंह से शुरू हो गया सलाइवा, अभी पेट तक आया, तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है HCl। दूसरा, फूड की एसिडिफिकेशन करता है, उसको एसिड की फॉर्म देता है। तीसरा, पेप्सिन के एक्शन में हेल्प करता है। हमने अभी पढ़ा था कि पेप्सिन जो है HCl के साथ ही कंपनी बनाकर और आपके प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। तो इस काम में फिर HCl इधर से काम आ गया। और फोर्थ, इट किल्स दी बैक्टीरिया, क्योंकि जब एसिडिक हो गया तो बैक्टीरिया साथ के साथ ये मार देगा। तो ये 3-4 काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि पार्ट है गैस्ट्रिक जूस का, वो करता है। नाउ द लास्ट वन, दैट वाज इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या है? आपके फूड में विटामिन B12 की जो मात्रा होती है, उसे एब्जॉर्ब कर। क्यों? इसका बेनिफिट क्या है? ये एब्जॉर्ब होगा तो आपके RBCs, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड काउंट है, उसकी डेवलपमेंट हो। तब तक नहीं होती जब तक B12 एब्जॉर्ब ना हो हमारे खाने से। सो इंट्रिंसिक फैक्टर का काम हमारे फूड के B12 नाम के विटामिन को एब्जॉर्ब करना है, सो दैट रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो डेवलप हो सके। सो ये 4 हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे गैस्ट्रिक जूस के हैं। क्या? पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर। और एक एक दो लाइन में हमने इसका वो किया, क्योंकि हम साइड बाय साइड अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि अचानक ही हमारे सिर पर अगर ये बम गिरा दें कि ऑफलाइन होगा जी, तो कुछ तो हमने उसका देखा हुआ। और ऑनलाइन का काम तो हमारा हो ही रहा है, बिकॉज इसके अंदर एक एक नंबर के क्वेश्चंस निकल रहे हैं। सो दिस वाज इन शॉर्ट। जनरली अगर आता भी है ऑफलाइन में, तो शॉर्ट नोट ही आता है आपको गैस्ट्रिक जूस पे, बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। तो इसलिए अगर आपने ये लिख दिया कि व्हाट इज बेसिकली गैस्ट्रिक जूस एंड 4 इंग्रेडिएंट्स क्या है और उनका मेन मेन काम क्या है, तो योर क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स हैं। कैसे प्रोटीन? मैं आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज में बोलता हूं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स which increase the rate of a chemical reaction in the body without itself being changed by the chemical reaction। क्या? ये ऐसे स्पेशल प्रोटीन्स हैं, जैसे आप लीजिए, आप अपने घर पे या अगर मान लो हम कहीं लेक्चर देते हैं, तो हम अपने पास माइक रखते हैं ना, हम हल्का सा
हेलो बोलते हैं तो उसको कई गुना बढ़ा कर देता है. दैट इज द कैटलिस्ट एक्शन. तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करने वाले जो प्रोटीन्स हैं उन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं. ये जो भी केमिकल रिएक्शन हमारा फूड आने पर होता है या होना चाहिए, उसे कई गुना बढ़ा देता है, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को. ये इतने इंपॉर्टेंट हैं. अगर ये नहीं होंगे तो शरीर ही स्टैंड स्टिल हो जाएगा. हमारे एक्टिविटीज, आप मान लीजिए एक का एक ही रिजल्ट निकलेगा तो कुछ नहीं चलेगा. जब तक एक से चार, आठ, 12, 16 नहीं बनाएगा, तो वो जो काम करना है वो एंजाइम्स का काम है. एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, मैं अगेन रिपीट करता हूं, दैट एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स which increase the rate of a chemical reaction in the body without itself being changed by the chemical reaction. इन पे चेंज नहीं आएगा, ये रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे, खुद चेंज नहीं होगी. नाउ, अब इनका काम एंजाइम्स का क्या होता है? जैसे बिल्डिंग मसल्स. अब मसल बिल्ड करने के लिए आपको जो रिक्वायर्ड एनर्जी की जरूरत है, उसको आपके फूड में से मान लीजिए 1 यूनिट आया तो उसके 10 यूनिट बनाने का काम एंजाइम्स का. बिल्डिंग मसल्स, डिस्ट्रॉइंग टॉक्सिन्स. अब अगर ये एक एक की स्पीड से डिस्ट्रॉय करेगा तो टॉक्सिन्स नहीं हो सकेंगे आपके डिस्ट्रॉय. अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट से करेगा, इंक्रीज इफेक्ट से करेगा, तभी शरीर के टॉक्सिन्स को डिस्ट्रॉय कर पाएगा. काम हुआ बिल्डिंग मसल्स, डिस्ट्रॉइंग टॉक्सिन्स एंड ब्रेकिंग डाउन फूड पार्टिकल्स ड्यूरिंग डाइजेशन. हम जो फूड खाते हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, ये काम भी एंजाइम्स का है. और एक चीज को, एक यूनिट को कई हिस्सों में जब तोड़ेंगे तो ही वो इजीली डाइजेस्ट हो पाएगा. वरना डाइजेशन नहीं होगी, और डाइजेशन नहीं होगी तो एनर्जी नहीं बनेगी. एनर्जी नहीं बनेगी तो शरीर की एक्टिविटीज नहीं होगी. इसलिए हम इन्हें इंपॉर्टेंट कहते हैं. नाउ, इसीलिए कहते हैं कि हमारी अच्छी सेहत के लिए एंजाइम्स का होना जरूरी है. एंजाइम्स हमारे शरीर में कुदरती तौर पर प्रोड्यूस होते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता. ये अपने आप शरीर का सिस्टम, ऐसी मशीन बनी है कि इनमें ये प्रोड्यूस होते हैं. अदरवाइज हम इनको बाहर से लेते हैं, फ्रूट से, वेजिटेबल से, और जो फूड सप्लीमेंट्स आप लेते हैं उनमें एंजाइम्स. बिना एंजाइम्स के कोई भी सेल्यूलर एक्टिविटी शरीर में हो ही नहीं सकती. सेल्स प्रोपोगेट करेंगे आगे, वो करेंगे ही नहीं जब अगर आपका एंजाइम्स नहीं होंगे तो. अगर ये कहा जाए, ये फिर एक लाइन पे क्वेश्चन आता है, ह्यूमन बॉडी विल प्रैक्टिकली नॉट एग्जिस्ट विदाउट एंजाइम्स. तो एंजाइम्स के बिना वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, बिकॉज केमिकल रिएक्शंस ही नहीं होंगे जो हमें बॉडी को मेंटेन करने के लिए चाहिए. एंजाइम्स जो हैं वो इन रिएक्शंस को उस रेट पर इंक्रीज करते हैं जितना रेट हमारे लिए जरूरी है. ये एक आप कह लें नेचर का, गॉड का, ईश्वर का, कोई भी कह लें, उनका किया हुआ ये अंदर सिस्टम बनाया हुआ है. एंजाइम्स डालें, अपने आप नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, और वो उतनी ही स्पीड से केमिकल रिएक्शन को बढ़ाते हैं जितनी की वेरियस एक्टिविटीज ऑफ बॉडी हमें जरूरी उनके लिए है. नाउ आप देखिए, अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं तो हम लोगों का जो फूड है वो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन ही नहीं होगा, एनर्जी ही नहीं आएगी, और न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे, तो शरीर क्या चलेगा. इसलिए कहा जाता है कि सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल विदाउट डैश एंजाइम्स. इस पर भी शॉर्ट नोट आता है, एंजाइम्स पे लिखें. वो हमने इस फॉर्म में मेन बात लिख दे रही है कि एंजाइम्स है क्या. ये केमिकल की रिएक्शन को बढ़ाने वाले बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स हैं, नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, मिलते कहाँ से हैं, और ये अपने आप बन के उतनी ही रिक्वायर्ड स्पीड से बढ़ाते हैं केमिकल रिएक्शंस को जितनी की जरूरी है. इनके बिना ह्यूमन एग्जिस्टेंस संभव नहीं, क्योंकि ये नहीं होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम सपोज कीजिए नहीं होंगे, तो फूड को ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, फूड नहीं टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स में जाएगा, तो एनर्जी नहीं बनेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, और शरीर का काम ठप हो जाएगा. दैट इज इन शॉर्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स.
थर्ड हमारा टॉपिक है, वो हम बड़ा कॉमनली सुनते हैं, मेटाबॉलिज्म। किसी को खाया पिया बड़ी जल्दी से पच जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं करता, तो कहते हैं इसका मेटाबॉलिज्म बड़ा स्ट्रांग है। We all know that we need energy to do everything from moving, walking, thinking even, or growing. So मेटाबॉलिज्म को बेसिकली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहली है एनाबॉलिज्म, ANABOLISM, and second is catabolism, CATABOLISM. एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब क्या है एनाबॉलिज्म और क्या है कैटाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, पॉजिटिव प्रोसेस आप कह सकते हो, कुछ करने वाला, और नेगेटिव होता है कुछ ना करने वाला या तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। सो कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव है, एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव है। क्या कंस्ट्रक्टिव है? एनाबॉलिज्म लीड्स टू बिल्डिंग अप ऑफ फ्रेश टिश्यूज फ्रॉम द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड इनटेक। जो फूड इनटेक हमने लिया उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, उस वैल्यू को यूज करता है बॉडी में फ्रेश टिश्यूज बनाए रखने के लिए, क्योंकि टिश्यूज ब्रेक भी होते रहते हैं। तो बनना, उनके बनने का जो प्रोसेस है, उन्हें बनाने का जो प्रोसेस है, वो एनाबोलिज्म करता है, विच इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दो बताए मैंने, एनाबोलिज्म ये हुआ, कैटाबोलिज्म। अब एनाबोलिज्म जैसे हमने कहा कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, कैटाबोलिज्म डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। अब ये क्या डिस्ट्रक्शन क्या करता है? दिस इज पॉजिटिव डिस्ट्रक्शन रादर। इट in this catabolism, these cells break down large molecules of the food, which are mostly carbohydrates and fats, to release energy. जो फूड आपने खाया उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो फैट्स हैं, उनको ब्रेक डाउन करना, उसके लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़ना ताकि एनर्जी रिलीज हो सके, वो काम है कैटाबॉलिज्म। सो डिस्ट्रक्टिव, पर डिस्ट्रक्टिव भी भले के लिए। सो अगर हम ये कहें कि इट प्रोड्यूसेस द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर ऑल द एक्टिविटीज इन द सेल्स, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, इट विल नॉट बी एन एग्जैजरेशन। सो इन शॉर्ट अगर हम ये कहते हैं कि कैटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स फ्यूल टू एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म ने कंस्ट्रक्ट करना है, कैटाबॉलिज्म ने डिस्ट्रक्ट करना है। तो फूड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, जो कि लार्जली फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको तोड़कर उनसे एनर्जी रिलीज करना का काम कैटाबॉलिज्म का हुआ, और उस रिलीज्ड एनर्जी से फ्रेश टिश्यूज की फॉर्मेशन करना एनाबॉलिज्म का। सो बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म आर द नेसेसरी पार्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। ऐसे हम इसको समझते। अब अच्छी हेल्थ के लिए इन दोनों के बीच में बैलेंस जरूरी है। जहां बैलेंस खराब हो, जैसे हमने पंच महाभूत में पढ़ा था, उनका भी एक बैलेंस होता है, वो खराब होगा तो डिजीज आएंगी, सृष्टि में खराब होगा तो कैटास्ट्रॉफीज होंगी। इसी तरह से अगर हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म के अंदर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का बैलेंस नहीं है, तो प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं, हमारा शरीर अपसेट होता है, हमारी हेल्थ अपसेट। नाउ जो हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसे एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ हीट। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट को आप कैसे करते हैं, ये भी क्वेश्चन है, तो वो हीट आता है। जो यूनिट है हीट को मापने का, दैट इज कैलोरी। वी ऑल नो इट, कितनी कैलोरी खाई, कितनी खाई।
और कैलोरी का जो सिंबल है दैट इज C. So energy value or energy requirement of the body is expressed in terms of dash, that is heat. The unit for measurement of heat is calorie, and the calorie is shown by the sign C. ये तीन चीज. अब आगे प्रकार. हमने वो जो उसकी क्लासिफिकेशन देखी थी वो तो एक अलग बात थी, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव. अब तरह तरह के मेटाबॉलिज्म के आगे फर्दर पार्ट्स क्या चीज हैं. सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है दैट इज बेसल मेटाबॉलिज्म. ये नाम से ही शो करता है बेसिक कि आपको कितनी एनर्जी का भी मैंने बताया कैलोरीज में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है एक नॉर्मल इंसान को. अगर उसने कुछ भी नहीं करना, आप खाली बैठे हैं तो भी आपको एनर्जी चाहिए. कैसे? दिल धड़क रहा है आपका, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है, चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे तो भी वो काम तो कर रहा है ना. बैठे बैठे खाना खाएंगे तो भी डाइजेस्टिव सिस्टम ने चलना है, मशीन तो चलेगी. तो मशीन को वो जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिज्म. इसका एक पार्ट ये भी आता है कि जो नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहा है, एक आदमी पहलवान नहीं है, स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज में चलता है, ऑफिस जाना, कुछ करना, उस सब के लिए कितना चाहिए वो सारा बेसल मेटाबॉलिज्म में आता है. हाउ डू वी डिफाइन इट? Basal metabolism is the minimum amount of energy required by the body during the period of complete rest. कंप्लीट रेस्ट की अवस्था में भी आपको जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिज्म. नाउ जो बेसल मेटाबॉलिज्म की एनर्जी है इसका मेजरमेंट क्या है? 25 कैलोरीज पर केजी ऑफ बॉडी वेट इन 24 आवर्स. 24 घंटे में 1 किलो आपके शरीर के वजन के पीछे आपको 25 कैलोरीज चाहिए अगर आप कुछ नहीं करते तो भी, खाली पड़े रहते हैं तो. आप इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं 1 कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट 1 घंटे. तो 1 घंटे के लिए 1 किलो के वजन के लिए 1 कैलोरी, 25 किलो वजन के लिए 25 कैलोरी. अब इसको मैं समझाता हूं थोड़े तरीके से. मान लीजिए एक इंसान 60 किलो वजन, तो जैसे हमने कहा 25 कैलोरी उसे 1 किलो के पीछे चाहिए 24 घंटे में, तो 60 into 25 1500 कैलोरी, दैट विल बी हिज बेसल मेटाबॉलिज्म. 60 किलो के एक व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर 1500 कैलोरीज चाहिए होंगी. अब इसमें एडिशन कर देते हैं जो ये नॉर्मल जिसका भी वजन जैसा होगा. मान लीजिए 60 किलो का ही हम देख रहे हैं तो उसका 1500 कैलोरी आ गया जो आइडल उसे चाहिए. इतना ही हम डालते हैं उसके लिए जब उसे नॉर्मल एक्टिविटीज करनी है, आना जाना, उठना बैठना, थोड़ा बहुत जो सब करते हैं, तो 1500 ही और डाला तो 60 किलो के एक इंसान के लिए 3000 कैलोरी पर डे इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर वो नॉर्मल एक्टिविटीज भी करता है. तो फूड यहां जैसे ही इससे कम हुआ तो फिर आप तो कमी का शिकार हो गए. और 60 किलो के व्यक्ति ने 3000 कैलोरी से ज्यादा खाया, अगर वो कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं कर रहा, वॉक पे नहीं जाता या जॉगिंग नहीं करता या एक्सरसाइज नहीं करता, देन ज्यादा होना भी नुकसान, कम होना. सो दिस वाज इन शॉर्ट बेसल मेटाबॉलिज्म. अब नेक्स्ट हमारा है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. मींस क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो कैसे एनर्जी में तब्दील होते हैं, क्या उसका प्रोसेस है. सो कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म है इसमें जो हमारे शरीर में हमारे खाने जो हम खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना ही कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है. सो अंडर दिस मेटाबॉलिज्म आवर बॉडी कन्वर्ट्स द कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज. दिस इज व्हाट द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज. अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रोसेस हमारा मुंह में पहला निवाला डालते ही स्टार्ट हो जाता है.
क्योंकि जो सलाइवा है उनका, उसमें टाइलिन नाम का हमारा एंजाइम है जो इसको कन्वर्ट करता है। और जब खाना अंदर पेट में जाता है, तो ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, उस समय एमलीज नाम का, क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस के अंदर हमने पढ़ा था, जो एमलीज नाम का उसका एंजाइम है पेनक्रियाटिक जूस में, उसका काम भी यही है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदलना। मोटे तौर पर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म 30% मुंह में और 70% पेट में होता है। 30% मुंह में मतलब जो टाइलिन आपके सलाइवा में है वो करेगा, और बाकी का 70% काम जो आपका पेनक्रियाटिक जूस आता है पेट में, उसके अंदर एमलीज नाम का एंजाइम करेगा। क्लियर? अब जब ये कन्वर्ट कर दिया, तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, हमने पिछले एपिसोड में देखा भी था आपने, विलीज होती हैं, छोटी छोटी प्रोजेक्शंस हैं बालों जैसी, ये उसको एब्जॉर्ब कर देती हैं और तुरंत ही इसको लीवर में ले जाती हैं, जिसे आप यकृत कहते हैं हिंदी में। और वहां जाकर ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और वहां स्टोर हो जाता है लीवर के अंदर, ताकि समय आने पर काम आए, रेनी सीजन में जैसे कहते हैं। अब जब शरीर में थकावट फील हो रही है, आपको नीड है एनर्जी की, तो आपका लिवर, सच अ ब्यूटीफुल मशीन दिस बॉडी इज, आपका लिवर उस स्टोर किए हुए ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और आपके ब्लड में छोड़ देगा। ग्लूकोज एनर्जी है, एकदम से एनर्जी आएगी और वो आपका जो थकावट के कारण टीयर हो रहा है उसे रोकेगी। इससे क्वेश्चन आता है, जब हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब उसे जलाते हैं, तो कितनी कैलोरी प्रोड्यूस होती है, कितनी हीट प्रोड्यूस होती है? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है पीछे साल से। सो 1 ग्राम कार्ब को जलाने से, उसके ऑक्सीडेशन से 4.1 कैलोरी हीट निकलती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, प्लस वाटर, उसका बाय प्रोडक्ट, ये चीजें निकलती है। सो 1 ग्राम कार्बन को आपने ऑक्सीडिफाई किया तो 4.1 कैलोरी हीट, CO2 एंड वाटर, ये चीजें निकलेंगी। सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है? पर ये एक लाइन का क्वेश्चन है, मैंने बीच में इसलिए जोड़ दिया, हालांकि मेटाबॉलिज्म से लेना देना नहीं है, लेकिन साथ साथ वो क्वेश्चंस भी क्लियर करने हैं। तो राइस, व्हीट, पोटैटो, शुगर केन, these are the main sources of carbohydrates. तो अब हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म देख लिया, अगला आ गया फैट। जो खाने में फैट्स हैं उनका क्या होगा? तो फैट मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि खाने के अंदर प्रस्तुत फैट्स को कन्वर्ट करना फैटी एसिड्स में और ग्लाइसरोल्स। अब जो भी हमारे खाने में फैट का कंटेंट है, उसको फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करते हैं जो आपके इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम्स हैं, दैट इज लाइपेज। पेनक्रियाटिक जूस से हमने देखा था एमाइलेज निकलता था, लाइपेज निकलता था, ट्राइप्सिन निकलता था। तो एमाइलेज हमने देख लिया, उसने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का काम किया। लाइपेज नाम का जो एंजाइम है, ये इसका काम है फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में तब्दील करना। फिर वही विलीज काम आ गए, जब इसने कर दिया तो आप क्या करते हैं, विलीज फिर उसको एब्जॉर्ब करके और इसको ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं, और जहां ये जाकर अल्टीमेटली फैट स्टोर्स जो बॉडी के हैं वहां पर जमा हो जाते हैं, जाकर ट्रिग्लिसराइड्स। आप कई बार अपना टेस्ट कराते हैं तो ट्रिग्लिसराइड्स कितने हैं ये आता है ना, तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो तो चाहिए। कई बार ज्यादा रिक्वायरमेंट वो जो फैट्स की हो जाती है तो नुकसान करती है। इसलिए वो ट्रिग्लिसराइड्स क्या है? ट्रिग्लिसराइड्स जो आपके शरीर के फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तब्दील किया, किसने? लाइपेज नाम के एंजाइम ने, जो पेनक्रियाटिक जूस से निकला था, उसे विलीज ने एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल दिया और वो बॉडी के फैट स्टोर्स में जाकर स्टोर हो गए, इकट्ठे हो गए, उनको ट्रिग्लिसराइड्स कहते हैं। और जब जरूरत पड़ती है तो देन दे आर टेकन टू द लिवर बाय द ब्लड,
and reconverted into fatty acids and glycerols to be used later in the tissues. टिश्यूज की प्रिपेयर में इनको फिर यूज करते हैं फैट्स। तो फैट्स जरूरी हैं, ये नहीं है कि नहीं है। वो आगे जब हम बैलेंस डाइट करेंगे तो आएगा कि वन ऑफ द नेसेसरी इंग्रेडिएंट इज फैट्स। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो फैट जरूरी है, पर ज्यादा फैट नहीं जरूरी। अब आ गया आपका प्रोटीन। तो खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये मेन तीन चीजें हैं, इसलिए हमने इन मेन उनको देखा कि इनका मेटाबॉलिज्म कैसे हो। अब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का मतलब है जो हमारे खाने में प्रोटीन जमा हुआ हुआ है उसको एमिनो एसिड्स में तब्दील करना। एक लाइन में अगर कोई पूछता है कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या है, तो दैट मींस टू कन्वर्ट द प्रोटीन एक्यूमुलेटेड इन आवर फूड इनटू एमिनो एसिड्स, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब गैस्ट्रिक जूस का एंजाइम है जो पेप्सिन, हमने पढ़ा था अभी, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में। ये मैंने कहा था ये फर्स्ट स्टेप है उसका। तो फर्स्ट स्टेप पे पेप्सिन नाम का गैस्ट्रिक जूस का एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर खाने में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। अब जब ये कन्वर्ट हो गया तब काम आता है ट्राइप्सिन का, जो कि पेनक्रियाटिक जूस का एंजाइम। देन दिस ट्राइप्सिन ये कन्वर्ट करता है उन पेप्टोन्स को एमिनो एसिड्स में। ट्राइप्सिन साथ में काम करता है कार्बोक्सी पेप्टिडोज। ये थोड़े से मेडिकल के टर्म्स हैं, लेकिन अगर हम इन्हें थोड़ा सा भी समझ लेंगे तो ये बड़ा इजी हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म हमें पता होना चाहिए एज फ्यूचर डॉक्टर्स, तो इसलिए बेटर है कि हम थोड़ा थोड़ा इन्हें करके रखें अपने साथ। एनी हाउ, तो मैंने जैसे बताया आपको कि ट्राइप्सिन नाम का एंजाइम जो पेनक्रियाटिक जूस का है और कार्बोक्सीपेप्टिडेज इंटेस्टाइनल जूस का, ये मिलकर इन पेप्टोन्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर विलीज का काम आता है, विलीज फिर इन्हें अब्सॉर्ब करके एंड दे कैरी इट टू योर लिवर। अब इनके अंदर जो नाइट्रोजन है वो कोई अच्छा नहीं है, तो उन पोर्शंस को जिनमें नाइट्रोजन होगा उनको लिवर से हटाकर किडनीज में कन्वे कर दिया जाता है, और किडनीज इसको एक्सक्रीशन के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती हैं इसके नाइट्रोजन। और जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया दैट इज यूटिलाइज्ड बाय टिश्यूज फॉर देयर ग्रोथ एंड रिपेयर। दिस इज द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन को सबसे पहले पेप्टोन्स में कन्वर्ट करना और फिर पेप्टोन्स से उसको एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करना ही प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है। लास्ट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ा सा छोटा सा ये तो मैंने कर लेते हैं। बेसिकली आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और फैट मेटाबॉलिज्म या बेसल मेटाबॉलिज्म, जो बेसिक जितना चाहिए। तो ये तीन चार चीजें मेटाबॉलिज्म के बारे में हमें जाननी जरूरी है। थोड़ा सा कई बार वाटर मेटाबॉलिज्म कभी कभी गलती से पूछ लेते हैं, तो इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पानी जो हम पूरे दिन में हमारी शरीर लेता है वो दो तरह का है, एंडोजेनस और एक्सोजेनस। एक्सोजेनस मतलब बाहर से पानी का इंटेक, पानी पी लिया आपने, कुछ भी लिया खाया। और इंडोजेनस है जो अंदर ही प्रोड्यूस होता है। सो सारे दिन में आप जो भी लिक्विड लेते हैं, चाहे जूस ही पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, उसके अंदर से जो पानी का कंटेंट है वो जो आपके अंदर जा रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सोजेनस वाटर। और कुछ पानी हमारे शरीर भी रिलीज करता है एज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। जो हमारा प्रोसेस था मेटाबॉलिज्म का, उसमें भी कुछ पानी निकलता है जिसको हम एंडोजेनस वाटर कहते हैं। और ये अंदर से बाहर जाता है। आप अंदर से बाहर से अंदर पानी पिया और अंदर से बाहर पानी क्या निकला? यूरिन, स्वेट, एक्सेट्रा। सो एक्सोजेनस, इंडोजेनस।
इनका भी बैलेंस, सारा शरीर हमारा जो सारा सिस्टम है वो बैलेंस पर ही आधारित है। पूरे शरीर के अंदर हर चीज का बैलेंस। आप देखिए वाटर के इनटेक और उसके आउटिंग का भी बैलेंस है। आपका एक्सोजेनस वाटर और एंडोजेनस वाटर, एंडोजेनस का निकलना, एक्सोजेनस का आना, इसका भी एक बैलेंस है। बैलेंस बिगड़ा तो फिर गड़बड़ होती है। क्या गड़बड़ होती है? अब अगर आपका एंडोजेनस वाटर का, एक्सक्रीशन का सिस्टम ठीक नहीं है तो पानी के अंदर इकट्ठा होता जाएगा। आपने सुना होगा शरीर में पानी भर जाना, फेफड़ों में पानी भर गया है, उसके पैरों में पानी भर गया है। वो पानी कहां से भर गया? मतलब उसका एंडोजेनस वाटर सिस्टम ठीक नहीं है। जब ऐसे पानी भर जाता है तो एक डिजीज है एडिमा। ये एडिमा डिजीज हो जाती है पानी के भर जाने से। और पानी अगर ज्यादा निकलता है और इनटेक कम होता है तो डिहाइड्रेशन तो सभी है। सो बेसिकली दिस वाज वाटर मेटाबॉलिज्म के बैलेंस बनाना, एक्सोजेनस इनटेक और एंडोजेनस आउटिंग, उसके इनटेक और बाहर निकालने के बैलेंस को ही वाटर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये शरीर का सिस्टम रखता है कि आप कितना पानी पी रहे हैं, कितना रहना चाहिए, कितना निकलना चाहिए। निकलेगा नहीं तो पानी भर जाएगा तो एडिमा हो जाएगा, और निकलता ही जाएगा और ज्यादा अंदर इनटेक नहीं होगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। सो ये इसका बेसिक है। मैंने इसको इसलिए भी रख लिया, छोटा सा इंसिडेंट है। हमारे पिछले साल में ना, जब क्लास खत्म होती थी तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स चाय पीने के लिए बैठ जाते थे। उसमें कर्नल साहब थे जो काफी हमारी हेल्प करते रहते हैं, और दो तीन लोग और थे। एक उनका अपनी फैक्ट्री थी मेडिसिन की, वो दो तीन लोग ये बैठते थे। तो मैं इनके साथ कभी कभी बैठ जाता था। तो एक बार ये बात कर रहे थे कि यार वो किसी के बारे में बताते थे, उसको तकलीफ हो गई थी, पानी भर गया था। तो अचानक से मुझे याद आया, मैंने वो मेटाबॉलिज्म के नोट्स तैयार किए हुए थे। तो मैंने कहा जी ये तो फिर एडिमा हुआ ना? तो कहते नहीं नहीं, एडिमा नहीं होता। अब सीनियर्स थे, मुझे लगा पता नहीं मेरी गलती हुई है। मेरे पास मेरा बैग था, मैं तुरंत गया, मैंने वहां से निकाला अपने नोट्स, देखा नहीं नहीं एडिमा ही। तो फिर मैंने आके उनको दिखाया। सो तब कर्नल साहब ने मेरी बड़ी मुझे अप्रिशिएट किया। वो कहते हुए आप बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, ये तो हम तो आपके फाइनल एक्सपीरियंस है, हमें तो लगा था ये नहीं है, ये तो क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो इसका मतलब पानी भर जाने को एडिमा है। सो आई वॉज सो मच एंथ्रॉल्ड कि मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट होके अपने फाइनल ईयर के सीनियर को एक चीज बता पाया हूं, और वो जो कह रहे थे वो गलत था, मैं जो कह रहा था ठीक था। तो समटाइम्स हम नॉर्मल उसमें जो पढ़ते जाते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे बैठे हुए चाय पीते पीते काम आ गया, तो ये चीजें आ जाती हैं। एडिमा नाम की प्रॉब्लम होती है, हम बहुत ज्यादा जानते हैं। हमारे बुजुर्गों में गोडों में पानी भर जाता है, पैरों में पानी भर जाता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है। तो पानी का भरना यानी कि एक्सोजेनस वाटर का एंडोजेनस वाटर के रूप में बाहर ना निकलना, बैलेंस ना होना, इज अ प्रॉब्लम, अ डिजीज कॉल्ड एडिमा। एनी हाउ, वो छोटा सा एग्जाम्पल था। अब हमारा लास्ट टॉपिक आज का रह गया, दैट इज बैलेंस्ड डाइट। ये टॉपिक अगर मैं कहूं कि फिर तीनों सालों का है तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, एग्जेजरेशन नहीं होगी। बिकॉज हमारे तीनों सालों में ये बैलेंस डाइट का कंसेप्ट, और हमारा सारी प्रैक्टिस, अगर कल को हम लोग डॉक्टर बनते हैं तो वो प्रैक्टिस ही सारी इसी बेस पे होती है। डाइट देना किसी को, हम में से कई डाइटिशियंस भी हैं, और मेरे ख्याल से अमरज्योति मैम भी इसमें काफी कुछ कोर्स वगैरह कर रहे थे। एनी हाउ, तो ये जो बैलेंस डाइट का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट समझना हमारे लिए जरूरी है। मैं अभी एक आपको उसमें वर्णन बताता हूँ। इस पे भी मैंने छोटे से नोट्स मेरे बने हुए थे। हाँ जी। ना, जो डाइट हम लेते हैं, दिस डाइट प्रोवाइड्स मटेरियल
फॉर बेसिक 4 फंक्शंस हैं, फॉर एनर्जी, रिपेयर, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सारा हमारा खाना इन बेसिक 4 चीजों पे है। एनर्जी मिलेगी तो चलेंगे, जो हमारे सेल्स टूट रहे हैं वो रिपेयर होंगे तो ही मेंटेन कर पाएंगे, ग्रोथ हम समझते ही हैं और रिप्रोडक्शन भी हम समझते हैं। तो ये 4 चीजें, एनर्जी, रिपेयर, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, आर दी बेसिक्स बेसिक एम्स ऑफ अ डाइट। नाउ ऐसी डाइट जो हमें प्रॉपर एनर्जी रिक्वायर्ड जो है देती है, हमारे टूटे हुए सेल्स को रिपेयर करती है, टिश्यूज को रादर, और हमें ग्रोथ देती है और हमारी रिप्रोडक्शन पावर को भी मेंटेन करती है, दैट डाइट इज कॉल्ड दी बैलेंस्ड डाइट। एक शॉर्ट टर्म इसकी है, अ डाइट विच provides material for energy, repair, growth and reproduction is called balanced. इंग्लिश में एक फेमस सेइंग है, इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन अमूमन आता है सेकंड ईयर, डाइट क्योर्स मोर देन डैश। तो ये वर्ड यहां आएगा डॉक्टर। एक डॉक्टर इतनी क्योर नहीं करता आपकी तकलीफों से जितनी आपकी डाइट ही करती है। इफ योर डाइट इज बैलेंस्ड, यू डोंट नीड अ डॉक्टर। सो इसलिए डाइट को डॉक्टर से भी ऊपर रखा आपको क्योर करने की। अपने आप ही सेल्फ क्योर होता रहेगा अगर आपकी डाइट बैलेंस्ड रहेगी तो। हमारा जो शरीर है ये 7 मेन सब्सटेंसेस से बना है। वो महाभूत, पंच महाभूत वो एक अलग चीज है, मैं इसमें सब्सटेंस की बात कर रहा हूं। 7 सब्सटेंस क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मैंने पीछे कहा था फैट आएगा स्पेशल, सॉरी बैलेंस डाइट। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, रफेज, वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स। ये 7 सब्सटेंस हैं जो हमारे शरीर को बनाते हैं। तो एलिमेंट्स 5 हैं, सब्सटेंस 7। हालांकि एलिमेंट्स में भी महात्मा गांधी 6 मानते हैं उनको, छठा वो राम नाम को बोलते हैं, हमने पढ़ाई है फर्स्ट ईयर के अंदर। सो 5 एलिमेंट्स, 7 सब्सटेंस। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आ सकता है, बॉडी इज मेड ऑफ एलिमेंट्स 5, सब्सटेंसेस 7। सब्सटेंसेस पूछे और हम 5 एलिमेंट्स लिखाएं, और एलिमेंट्स पूछे और 7 सब्सटेंसेस लिखाएं, तो ये ध्यान रखता है। एनी हाउ, यही सातों सब्सटेंस हमारे फूड में भी पाए जाते हैं जो हमें स्ट्रेंथ देते हैं। अब जब हमारी बॉडी को ये अपनी अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में सब्सटेंसेस नहीं मिलते या ज्यादा ही मिल जाते हैं, भाई देखो फिर बैलेंस आ गया। हर चीज का बैलेंस है, इन 7 सब्सटेंस का भी बैलेंस है। तो इसलिए तभी कहते हैं कि नेचर तो पार एक्सलेंस चीज है, ऐसी मशीनरी बनाई, ये सब काम अपने बैलेंस के हो रहे हैं। इन सब सातों सब्सटेंस का प्रॉपर फॉर्म में मिलना, ना ज्यादा ना कम, तो हमें स्वस्थ वही रखता है, वरना हम बीमार पड़ जाते हैं। So the balanced presence of all these 7 substances in our body is health, and too much is disease. So इनका प्रॉपर होना हेल्थ है, इम्प्रॉपर होना डिजीज है। एक कहावत आप सबने बहुत सुनी होगी, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। ये बेसिकली छांदोग्य उपनिषद से लिया हुआ एक श्लोक है, यादृशम भक्षते अन्नम बुद्धिर्भी तादृशी। जैसा अन्न खाएंगे वैसी बुद्धि होगी। द काइंड ऑफ फूड वी ईट, आवर माइंड बिकम्स ऑफ द सेम काइंड। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, कहां का आ गया है? छांदोग्य उपनिषद, यादृशम भक्षते अन्नम बुद्धिर्भी तादृशी। किसने कहा? तो वो छांदोग्य उपनिषद। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, पर्टिकुलरली फॉर सेकेंड ईयर पर्संस। एनी हाउ, अब आगे
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हम काइंड ऑफ फूड खाते हैं, ना कि वो केवल हमारी बॉडी को ही इफेक्ट करता है, बल्कि हमारे माइंड को भी इफेक्ट करता है। कई बार आप देखते हैं सेना में, डिफेंस फोर्सेस में नॉन वेज आइटम ज्यादा दी जाती है, जिसे आप तामसिक भोजन कहते हैं, क्योंकि वो आपके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, गर्मी लाता है, जोश लाता है। और जितना आप सिंप्लीफाइड फूड खाते हैं उतना आपको शांत रखता है आम आदमी के लिए। इसीलिए जो है वो सात्विक भोजन कहते हैं कि बीपी बूपी ना बढ़े, आपने कहीं लड़ना नहीं, किसी का सिर नहीं फाड़ना, दुश्मन देश को गोली नहीं मारनी। तो डिपेंडिंग अपॉन, खैर ये टॉपिक पे वैसे भी डिस्कस नहीं करना चाहिए, बिकॉज जिसको जैसा अच्छा लगे वो खाए, बट वैसे जो कंसेप्ट है मैं वो बता रहा था। तो नेचर की ओर जो है वो डाइट को बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन मानती है टू रिस्टोर समबॉडीज हेल्थ। आमतौर पे जो चीजें बड़ी स्वाद होती है ना, उनकी अगर कहें ढीले जितनी भी न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं होती तो वो ठीक होगा, रादर वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब ही करती है। जैसे ही आप अनहेल्दी फूड खाते हैं, आपके शरीर की मशीन को दुगनी गति से चलना पड़ता है, ताकि वो जो हमने खाया उसके जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हुए वो उन्हें बाहर फेंक सके। और इस प्रोसेस में कई बार ज्यादा वो चीज हो जाए तो हम बीमार पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम राइट काइंड ऑफ फूड खाते हैं तो वो हमारी एलिमेंट को क्योर करता है। इसीलिए नेचर क्योर में बैलेंस्ड डाइट पे बार बार स्ट्रेस किया जाता है, जिसमें कि सभी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी को मेंटेन कर सके। और जब आप सात्विक खाना या बैलेंस्ड डाइट लेते हैं तो आपका शरीर भी हेल्दी रहता है और लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है। इसलिए वी शुड नो कि किन हालातों में हमें कैसा खाना चाहिए, व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट। इलनेस है तो कैसा खाना, नॉर्मल हेल्थ है तो कैसा खाना। इसलिए एक और कहावत आती है, आर फूड इज आर मेडिसिन। फूड से, बैलेंस डाइट से अच्छा डॉक्टर नहीं, और बैलेंस डाइट से अच्छी मेडिसिन। अब तीन चार पांच इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे बैलेंस डाइट में होने चाहिए। कैलोरीज एक नॉर्मल, जैसे मैंने बताया 60 किलो का है तो उसके हिसाब से आप अपने वजन के हिसाब से 25 से गुना करेंगे और जितनी कैलोरीज आएंगी उतनी कैलोरी और जोड़ देंगे, तो नॉर्मली आपको उतनी कैलोरी चाहिए। जैसे मैंने 60 का एग्जांपल दिया, 16 into 25 किया 1500, और 1500 ही और जोड़ा तो 3000। सो नॉर्मल 60 kg के बंदे को जो खाना खाना चाहिए उसमें 3000 कैलोरी तक होनी चाहिए, तो उसकी बैलेंस डाइट रहेगी, नहीं तो वो इम्बैलेंस हो जाएगी। हाँ, एक क्वेश्चन बड़ा आता है, what is the ratio, what should be the ratio of protein, fats and carbs in your diet? So that is 1:1:3. The ideal ratio of protein, fats and carbs respectively is 1:1:3. ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, वो अलग अलग 1:1:4, 2:1:3, कुछ भी करके पूछेंगे। So it is 1:1:3. Then sorry, एसिड एंड एल्केलाइन की रेशो क्या होनी चाहिए? दैट इज 20:80। 20% एसिड और 80% एल्केलाइन। ज्यादा होगा तो फिर गर्मी। ये फूड के बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए? 60 किलो के हिसाब से ले रहे हैं तो 3000 कैलोरी उसमें हो, 1:1:3 का प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स का रेशो हो। ये तो सभी के लिए है। एसिड और अल्कलाइन का ये भी सभी के लिए 20:20 हो। विटामिन हो आपके डाइट में इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वाटर हो, सॉल्ट्स हो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड आयरन, ये आपकी डाइट में होने चाहिए। फिर इसमें सारे 6 स्वाद जो होते हैं वो होने चाहिए, स्वीट, सॉर, बिटर, सॉल्टी, एस्ट्रिंजेंट एंड पंजेंट। ये सभी तरह के
6 तरह के स्वाद उसके अंदर होने चाहिए, और इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इरिटेंट्स एंड स्टिमुलेंट्स। बहुत ज्यादा मिर्ची वाला या इंटॉक्सिकेटिंग सा फूड नहीं होना चाहिए। सो अगर इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखकर हम डाइट लेते हैं तो वो डाइट मेडिसिन बन जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। सो दैट वाज इन शॉर्ट द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट। मेरे हिसाब से हमने जो आज करना था, लास्ट टॉपिक हमारा बैलेंस डाइट था। 2-4 मिनट के बाद फिर हम दूसरी क्लास अपनी शुरू करेंगे जो कि 3rd ईयर के लिए है, बट एवरीबॉडी इज वेलकम बिकॉज इट इज अ नॉलेज, और एज अ स्टूडेंट मैंने जो गेन किया है मैं वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो अच्छा है, मेरा भी रिपीट हो जाता है। थैंक यू। सो फार एज दिस फर्स्ट एंड सेकंड ईयर्स कॉमन क्लास इज कंसर्न, it's over. Otherwise, everybody is welcome. Next class will be of 3rd year. Within 2-3 minutes, I'll again join. Thank you.